नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह दरअसल कुछ आंकड़े होंगे उसमें, और फिर अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं को भी हम देखेंगे। साथ ही जैसा कि आप टॉपिक यहाँ देख रहे होंगे, उसमें एक शब्द की चर्चा की गई है यहाँ, मनरेगा। मनरेगा अपने आप में एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का। यहाँ पर दो तीन बातें मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि देखिए, यहाँ पर कहीं कहीं आपको देखिए नरेगा लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे पहले नरेगा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसमें शब्द जोड़ दिया गया। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, तो उनके नाम पर इस योजना का नामांकन कर दिया, तो ये हो गया महात्मा गांधी नरेगा, यानी कि मनरेगा अब इसे आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी तरह से जुड़ के आया। यहाँ पर आप देखेंगे भी पूरी तरह से ये एक्ट के रूप में इसे बनाया गया, और इसमें एक तरह से गारंटी दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। यहाँ पर एक बात, जब भी आप मनरेगा को पढ़ें तो एक चीज़ जान लीजिए कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बेहद कारगर योजना है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, खराब मानसून के कारण मनरेगा में कार्य करने वालों की संख्या में वृद्धि। अब यहाँ दो तीन बातें हम देखेंगे। पहली चीज़ तो खराब मानसून जो इस बार बताई गई है कि मानसून जो है वह देर से आई, तकरीबन जो है 15 दिन विलम्ब से मानसून आई। और दूसरी बात और क्या है, एक तो मानसून विलम्ब से आती है, दूसरी मानसून में अनियमितता देखा गया। ठीक है, तो इस वजह से मानसून खराब रहा। अब भारतीय कृषि के बारे में आप समझिए, भारतीय कृषि क्या है, खेती क्या है, वह मानसून आधारित है। तो यदि मानसून में कोई भी तब्दीली होता है तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। और आप तो जानते हैं भारत गांव का देश है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था फिर इस खेती से जुड़ जाएगी, और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये जो स्कीम है मनरेगा, इसके तहत लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका क्रोनोलॉजी क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। इसका जो नोडल एजेंसी है, जो मंत्रालय, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। ठीक है, और यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो दो तीन फैक्ट अगर यहां से आ जाए तो यहीं पे देखिए आपका सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है, उस पर कुछ आंकड़े बताए गए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर यह बातें चल पड़ी है, और फिर हम डिटेल से मनरेगा को भी देखेंगे। तो कहीं न कहीं आज का जो ये लेक्चर है आपका अर्थव्यवस्था, जो जीएस का आपका पेपर 3 है अर्थव्यवस्था, वहां से जाकर के जुड़ता है। साथ ही आप जानते हैं कि ऐसे के पेपर में इस तरह के एक कंक्रीट टॉपिक पूछा जाता है जो अर्थव्यवस्था वगैरह से जुड़ा होता है, या साइंस टेक से एक टॉपिक जुड़ा होता है, तो वहाँ भी यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बहुत डिटेल से इसको देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर बातें की गई है कि जून महीने को लेकर के बातें की गई है कि ये जो मनरेगा में लोगों की संख्या बढ़ी है, कामगारों की संख्या बढ़ी है, वो किस महीना में, जून के महीने में देखा गया है। 2023 की बातें की जा रही है। ठीक है, और पिछले साल 2022 जून से इसकी तुलना की गई है। अभी हम आंकड़े भी आपको दिखा देंगे। जून सीज स्पाइक इन हाउस होल्ड्स, यहाँ पर हाउस होल्ड्स की बात की गई है। टेकिंग अप नरेगाज वर्क, यहाँ पर आप इसे मनरेगा, जैसा मैंने कहा था, न्यूज़पेपर है लिखते हैं, लेकिन कभी भी आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो मेंस में तो गलती से भी नरेगा नहीं लिखना है, मनरेगा ही लिखिएगा। मेरे तरफ से आपको यही सलाह है कि आप मनरेगा लिखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, पुअर मानसून वन रीजन, तो पुअर मानसून जो है एक कारण बताया गया है, जाहिर सी बात है, तो और भी अन्य कारण होंगे। तो मानसून खराब रहा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या कारण है उसे भी हम विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे हम डिबेट को बढ़ाते हैं, ध्यान से चलिए देखते हैं। और आप इकोनॉमी का नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग लगातार कहते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कुछ नया टॉपिक अचानक से नहीं आता है। आप मनरेगा पढ़ रहे होंगे इकोनॉमी में, ठीक है, वहाँ पर जाकर के ही इस पोर्शन को आप ऐड कीजिए, जो नए डेटा आ रहा है वहीं पर ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपका तैयार होता चलेगा। यहाँ पर देखिए, इसके से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा की बातें की जा रही है। मजदूरी पाने वाले परिवारों की संख्या, ध्यान देना है, यहाँ हाउस होल्ड की बातें की गई है। मैंने आपको यहाँ न्यूज़पेपर में ही बताया था ना, हाउस होल्ड की बातें की गई है। ठीक है, आप अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर परिवारों की संख्या जो है 2022 का जो जून का महीना है उसकी तुलना में
2023 का जून का जो महीना है, मैंने पहले ही बताया था कि ये सापेक्षता के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। तो जून 2023 में जो आंकड़े हैं किसकी तुलना में, जून 2022 की तुलना में 10% से अधिक बढ़कर 3.04 करोड़ हो गया है। किसकी, तो मजदूरी पाने वाले परिवारों की संख्या मनरेगा के तहत। ये मामला पहले क्लियर हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसमें बताया क्या गया है कि यहां पर जैसा हमने देखा कि 3 करोड़ से ऊपर आंकड़ा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए पूरा। अब आपको ये डेटा नहीं याद करना है कि 3.04 करोड़ आप याद करने लग गए, बिल्कुल नहीं। आपको ये ध्यान रखना है मोटा मोटी, देखिए कि ये 3 करोड़ से ऊपर आंकड़ा है। तो कब कब ऐसा आया है पिछले 2-4 सालों में कि मनरेगा के तहत मजदूरी पाने वाले जो परिवार हैं उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। पूरा मुद्दा इतना बस ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मंथली एम्प्लॉयमेंट बताया गया है मनरेगा के तहत, और ये हाउस होल्ड्स में है और ये संख्या करोड़ में दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2014 भी है अप्रैल का, फरवरी का 2015 है, यहाँ पर दिसंबर 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके जून 2023 तक लाया गया है। ये आंकड़े दिखाए गए हैं कि करोड़ में कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए इस महीने में यहाँ पर करीब 2.5 करोड़ परिवार जो है मनरेगा के तहत काम पा रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ता गया है। इस पूरे मैप में आप देखिए जो जून 2023 है, कुछ आंकड़ा यहाँ पर आया और यहाँ पर 3.04 CR हाउस होल्ड ने यहाँ पर काम पाया है मनरेगा के तहत। लेकिन इस पूरे ग्राफ में आप नजर दौड़ाइए, आपको कितनी बार ऐसा दिखा है जो 3 करोड़ से ऊपर आंकड़ा चला गया है। देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। जून 2023 में देखिए 3.04 करोड़ जो अभी हालिया एक आंकड़ा है, तो एक बार तो यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए आप 2020 में देखिए, ठीक है, फरवरी और दिसंबर के महीने के बीच में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और ये 3.30 करोड़ है। तो दूसरा तो यहाँ हो गया और तीसरी बार यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर ये है। तो करीब करीब यहाँ पर मार्च या अप्रैल का महीना रहा होगा 2020 का ही, तो यहाँ पर 3.89 CR है। तो यह तीसरा हुआ ये, यानी कि 2014 से लेकर के 2023 तक में इतने सालों में 3 ही बार ऐसा हुआ है जब मनरेगा के तहत जो मजदूरी पाने वाले परिवार हैं उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई हो। इस आंकड़े का विश्लेषण आप समझ गए। तो जब भी इस तरह के मान लीजिए आपको ऐसे भी लिखना हो, अगर इकोनॉमी के टॉपिक पर आंकड़े दे करके इस तरह से अगर आप विश्लेषण करते हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। यदि मान लीजिए मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो तो भाषा लिखने के बजाय अगर आप इस तरह से आंकड़ों को दे करके थोड़ा सा विश्लेषण करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए इन्हीं आंकड़ों से जो कुछ बातें और निकल के सामने आई है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर हम मनरेगा पर चलेंगे। पिछले 3 वर्षों में एक महीने में मनरेगा में कार्य करने वाले परिवारों की सबसे अधिक संख्या, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, अप्रैल 2014 के बाद से यह केवल तीसरी बार है। हमने देखा भी जब एक महीने में मनरेगा के तहत मजदूरी पाने वाले परिवारों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं। इससे पहले कोविड-19 के कारण, तो हमने जैसा आपको बताया था कि 2020 में 2 बार हुआ था इस तरह का, तो उस वक्त कोविड का दौर था, तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन लगने से क्या हुआ था, प्रवासी मजदूर जो है वह गांव की तरफ मूव गए थे। अब गांव में क्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी उभर करके सामने आया, क्योंकि एक तो शहरी क्षेत्र में उस वक्त काम नहीं था, लॉकडाउन लग गया था, ये सभी लोग गांव जाते हैं, वहां रोजगार ढूंढते नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि मनरेगा क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक बड़ी योजना है। तो यहाँ पर इन लोगों का समायोजन मनरेगा के तहत कराया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान यह संख्या मई 2020 में 3.3 करोड़ और जून 2020 में 3.89 करोड़ हो गई थी, जो कि हमने यहाँ पर इस डेटा में देखा था। ये लॉकडाउन के बीच का चरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, ठीक है। इस बजट 2023-24 का ध्यान रखना है आपको। और जुलाई तक लगभग इसमें से ये जो 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए दिया गया था, इसमें से 39,659.99 करोड़ रुपया अभी तक खर्च भी हो चुका है इस बजट का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसे फिर देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, अ लुक एट द स्कीम सो फार, हाउ द बजट एलोकेशन चेंज्ड ओवर ईयर्स। तो पिछले कुछ वर्षों में
2014 से लेकर के और 22-23 तक, यहाँ देखिए 2014 एक लैंडमार्क बेस ईयर माना गया है, आप ऐसा कह सकते हैं इस आंकड़े में, ठीक है, मनरेगा के लिए नहीं लेकिन इस आंकड़े में। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट बदलती है, तो यहाँ पर बहुत सारे, जब भी सरकारें बदल जाती है तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत सारे नीति निर्माण की चीज़ें बदल जाती है, पॉलिसी चेंज हो जाता है कुछ हद तक, तो यहाँ से फिर बदलाव को इसीलिए दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखना है 2-3 चीज़ें, ये जो हर बजट में, प्रत्येक साल के बजट में कितना करोड़ रुपया दिया गया है मनरेगा फंड को, यह दिखाया गया है, और ये क्या है, करोड़ में है, सीआर में है, ठीक है। जैसे कि 2013-14 के बजट में 32,992 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था केवल मनरेगा फंड को, ठीक है। इसी तरह से ये आंकड़ा बढ़ता है और 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो 73,000 करोड़ रुपया यहाँ पर बजट के द्वारा इसे आवंटित किया गया है मनरेगा स्कीम को। इसके अलावा देखिए यहाँ स्टार लगा है ना, इन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट बनाया गया है कि 45,174 करोड़ रुपया जो है 2022-23 के इसी बजट में, उसके बाद सप्लीमेंट्री तौर पर भी दिया गया था इस स्कीम को, ठीक है, जो कि दिसंबर 2022 में किया गया था। तो इस आंकड़े को भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके प्रमुख कारण क्या हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक कारण तो हो गया कि मानसून जो है वह खराब हो गया, मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रही और मानसून जो है उसकी अनियमितता उसमें देखी गई, ठीक है। इस वजह से एक देरी, दूसरी अनियमितता, ये 2 कारण। तो इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है देवेंद्र कुमार पंत। इन्होंने कुछ तर्क दिए इसके पीछे और इनका कहना है कि जून में मनरेगा में ये जो कार्य की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, इसका पहला कारण जो हम बात कर रहे हैं कि कमजोर मानसून के कारण हो सकता है। मानसून कमजोर हुआ, लोगों को वहां पर अब खेती में नहीं काम मिल रहा है। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2 चीजें हो रही है, एक तो होगा खेती और दूसरा है वहां पर काम पाने का बड़ा जरिया मनरेगा। तो लोगों के पास खेती, अगर मानसून बढ़िया है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खेती करेंगे, खेती की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मानसून नहीं अच्छा है तो यहाँ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग हैं उनको अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो करना है, फिर ये मूव कर जाएंगे मनरेगा पर। क्योंकि मानसून बढ़िया नहीं है तो खेती ये नहीं कर पा रहे हैं सही से, ठीक है, तो यहाँ पर ये मूव करेंगे मनरेगा पे। और जब बड़ी संख्या में, आप समझ सकते हैं कि भारत की आधी आबादी गांव में रहती है, तो बड़ी संख्या में लोग मूव किए मनरेगा योजना के तहत, तो इसके तहत जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं उनकी संख्या में ऑटोमेटिक वृद्धि देखी जाएगी और यही हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरे कारण पे पहुंचते हैं। अनियमित मानसूनी बारिश के कारण ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में देरी भी जून के इस योजना के तहत काम में वृद्धि कर दी गई है। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नियमित मानसून नहीं हुआ है, कभी खूब जम के वर्षा हो गया 2 दिन, फिर 10 दिन सूखा पड़ गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि किसान जो है अब इस कारण जो ग्रीष्मकालीन फसल होता है उसको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मानसून की अनियमितता के वजह से यहाँ पर फसल की बुआई सही से नहीं हो पाई, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए मनरेगा के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद हैं प्रणव सेन, उन्होंने यह कहा है कि इसके लिए उन्होंने 2 कारण दरअसल देखा है, और 2 कारण क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। एक कारण जिसको हमने पहले भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि कोविड-19 के कारण जो है बढ़ी ग्रामीण बेरोजगारी। पहले हमने बताया कि ग्रामीण बेरोजगारी कैसे बढ़ गया, लोग कैसे पहुंच गए गाँव में पलायन करके, मतलब शहरों से पलायन करके, ठीक है। एक तो गाँव से पलायन करके आए थे शहर में नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा तो ये लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ रोजगार मांग रहे हैं, तो यहाँ पर मनरेगा के तहत फिर काम मांगने की संख्या बढ़ गई। दूसरी, केंद्र सरकार ने इस समय क्या किया कि फंड दिए, हमने अभी आपको आंकड़ा दिखाया ना, ये आंकड़े, इसीलिए मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ। ये जो आंकड़े दिखाए हैं आप देख रहे हैं किस तरह से फंड बढ़ाए गए हैं। देखिए साल दर साल आपको फंड में वृद्धि देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने फंड भी दिया है, तो यहाँ पर राज्यों को अधिक धन की प्राप्ति हुई, तो भी वहाँ राज्य अधिक लोगों को काम देने में सक्षम हो पाया है। चलिए यहाँ पर यह देखते हैं कि किन राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर मजदूरों जो है अधिक काम की मांग कर रहे हैं मनरेगा के तहत, ठीक है, यह क्लियर है। लेकिन यह किन किन राज्यों में अधिक वृद्धि हुई है ये देखते हैं। जून 2023 में कुल 3.03 करोड़ परिवारों में सबसे अधिक वृद्धि जो है 17% या 51.80 लाख परिवार अकेले तमिलनाडु से है,
ठीक है। तो तमिलनाडु जो है, यहाँ पर तमिलनाडु में काफ़ी मांग इसकी बढ़ी है। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 33.14 लाख परिवार यहाँ पर वृद्धि हुई है। राजस्थान में 32.68 लाख परिवार, वहीं उत्तर प्रदेश में 32.1 लाख परिवार, यहाँ पर बिहार में 22.36 लाख परिवार, और जून में 10 राज्यों में 10 लाख से अधिक परिवारों ने इस योजना का लाभ भी उठाया है। तो कुछ राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों जो राज्य हैं वह दक्षिणी राज्य हैं, ठीक है। वहीं पर ये राज्य जो है वह उत्तर भारत से संबंधित है, और ये इसमें से 3 राज्य जो है वह एक कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे, बीमारू, तो बीमारू राज्य से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार कोविड के दौरान देखा गया इन राज्यों की कमर फिर से टूटी है। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर फिर से मांग बढ़ गया है मनरेगा का। तो निश्चित तौर पे वो राज्य जहाँ पर कृषि ही मुख्य आधार है, सरकार को उस राज्यों की तरफ और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इससे आपका विश्लेषण क्षमता बढ़ेगा जब आप इस तरह से लिख पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहे, उसके बारे में अब यहाँ से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, आरंभ जो है इसका वर्ष 2006 में किया गया था, और निश्चित तौर पर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जब इसका आरंभ किया गया था तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि 365 दिन, चलिए पूरे साल भर रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो कम से कम 100 दिन का जो वयस्क व्यक्ति है उसको आप रोजगार उपलब्ध करा दीजिए एक वित्तीय वर्ष में, यह बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी थी उसको कम करने का यह एक उपाय था, यह योजना इसी के लिए लाया गया था। क्रियान्वयन क्षेत्र इसका क्या होगा? भारत के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। भारत के जितने भी जिले हैं, ध्यान रखना है उन जिलों में यह नहीं होगा जहां 100% शहरी आबादी हो चुकी है, वहां यह नहीं होगा, यानी कि यह ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित योजना है। अब इसका नोडल एजेंसी मैंने शुरुआत में ही बताया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। यूपीएससी आजकल ये छोटे छोटे टर्म पूछने लगी है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इस पॉइंट पे आते हैं। इसके उद्देश्य पर थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। किसी ग्रामीण परिवार द्वारा मांगे जाने पर गारंटी युक्त रोजगार के रूप में वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल कार्य दिया जाएगा। अब 2-3 बातें हैं। 100 दिन पे तो हमने चर्चा कर ली है पहले भी। यहाँ है अकुशल कार्य, यानी कि कोई व्यक्ति है जो वयस्क है, उसे वो स्किल्ड नहीं है, वह किसी तरह का हुनर नहीं जानता है, लेकिन वो काम करना चाहता है, काम करने का इच्छुक है, शारीरिक रूप से फिट है, तो सरकार जो है इस योजना के तहत उसे कुछ काम देगी। किन किन क्षेत्रों में काम दिया जा सकता है उस पर हम अभी चर्चा कर लेंगे, तो आप और समझ जाएंगे। ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जब मान लीजिए 365 दिन हुआ और व्यक्ति वयस्क हो गया, काम नहीं है, तो उसे पता है कि कम से कम 100 दिन का काम मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सामाजिक सुरक्षा भी इससे सुनिश्चित हो रही है इस योजना से। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आजीविका का स्रोत भी निश्चित तौर पर यह प्रदान करेगा। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जो पलायन होता है, अब यहीं पर अगर उसे काम मिल रहा है 100 दिन का, अब यहाँ पर आप एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए मौलिक रूप से कि देखिए यहाँ पर आप 100 ही दिन का काम कर रहे हैं, ये 265 दिन क्या करेगा? मैंने पहले भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो बाकी समय जो है वह खेतों में दे सकता है, और जब मान लीजिए मानसून खराब हो जाए या खेती अच्छे से ना हो पाए तो वह मनरेगा के तहत काम भी कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इस दोनों ही चीज़ों को आप समुच्च रूप में देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगा, और फिर क्या होगा? पलायन गिर जाएगा इससे। पलायन का मुख्य कारण क्या था? जब तक खेती हो रहा है तब तक तो ठीक है, जब खेती का समय है, बुआई का समय है, कटाई का समय है, सिंचाई का समय है, तो लोग शहर से चले जाते हैं मजदूर, गांव में खेती करके 2-4 महीने फिर शहर में आते हैं काम करने। अब यहाँ देख लीजिए, जब खेती का समय है तब तो हैं वो, लेकिन बाकी समय के लिए शहर आते हैं, तो बाकी समय के लिए वो यहीं पर काम कर लें, उन्हें रोजगार मिल गया, तो क्या होगा? शहरों में पलायन नहीं होगा, शहरों की तरफ प्रवास जो है उस तरफ कम होगा। तो शहर पर जो लोड है, वह बोझ जो है शहर पर, वह भी सही रहेगा, वहाँ का बोझ कम होगा, तो शहर की आधारभूत संरचना भी
सुदृढ़ हो पाएगी। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं इस योजना की क्या है उसे देखते हैं। पहले ही कह चुका हूं कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ये पूछ सकती है। ठीक है, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य दिए जाएंगे, जिसकी चर्चा हमने की है। जो भी इच्छुक परिवार है और वो वयस्क सदस्य है तो उसको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का काम दिया जाएगा और यह कानूनी गारंटी प्रदान करता है, यानी कि काम नहीं मिले तो आप जो है अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, यह अधिकार देता है। मांग किए जाने के 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिए। जब वयस्क व्यक्ति है और उसने मांग किया है कि उसे काम चाहिए मनरेगा योजना के तहत और पंचायत में काम उपलब्ध नहीं है, एक तो 15 दिन के भीतर उसे काम मिल जाना चाहिए। और यदि उपलब्ध नहीं हो पाया 15 दिनों तक में तो ध्यान दीजिए जो भी व्यक्ति होगा उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और इसका वहन जो है कौन करेगी, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखना है। मनरेगा के तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी जो है वह महिलाएं होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। रोजगार जो है 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाना चाहिए। यदि उसको रोजगार 5 किलोमीटर के बाहर मिला, मान लीजिए जिस पंचायत में है उस पंचायत में नहीं मिला, बगल के या उससे बगल के किसी पंचायत में उसे काम मिलता है और वह 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पे है, तो उसे 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के स्थिति में अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत व्यय का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य दोनों के बीच निर्धारण होता है अनुपात के रूप में। केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम की लागत का 100% दिया जाता है, अर्ध कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% दिया जाता है, सामग्री जो लागत है उसका 75% और प्रशासनिक लागत का भी 6% यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। देखिए केंद्र सरकार की इसमें जो है अनुपात अधिक है, तो पहले ही मैंने कहा था कि यह जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। अब यहाँ पर कुछ बातें और इससे उभर करके आती है कि मनरेगा और क्या क्या कर सकता है। देखिए मनरेगा जो है कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या मतलब है, सतत विकास हम कहते हैं। ठीक है, अब सतत विकास का क्या मतलब है, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर सतत विकास का मतलब हुआ कि आप जो है यह पीढ़ी जो है हमारी पीढ़ी, हम इसमें विकास करें, हम यहाँ विकास का काम करें, लेकिन हम भावी पीढ़ी का भी ख्याल रखें। ठीक है, हमें यह ख्याल होना चाहिए कि हम सभी संसाधनों का यही उपयोग ना कर लें, हम इनके लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ें कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब ना हो। धारणीय विकास की अवधारणा की बात यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करता है। ठीक है, अब इसके कुछ लक्ष्य हैं क्या क्या, तो देखिए पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी नहीं होगा, गरीबी उन्मूलन की बातें इससे होगी। दूसरी, भूखमरी की जो बड़ी लेवल पर समस्या है, बड़े लेवल पे, तो भूखमरी भी इससे कम होगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जा रही है तो जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हुई बातें यहाँ उभर करके सामने आती है। और शिक्षा यहाँ पर होगा, बेहतर शिक्षा की बात की जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके तहत 1/3 जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप हमने देखा था कि 1/3 लाभार्थी कौन होगी, महिला। तो जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अगर महिलाएं होगी तो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाएगी। और वर्क जो होगा डिसेंट वर्क होगा, इससे इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह समृद्ध हो पाएगी। और इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी बेहतर हो पाएगा। और यहाँ पर जो असमानता है समाज में वह कम होगा। अमीर व्यक्ति अमीर ही होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब ही होता जा रहा है। तो अगर काम मिलता है इस मनरेगा के तहत तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये जो विषमता है उसको पाटने में मनरेगा मदद भी करता है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है। देखिए हमारे जो प्रशासन की नींव है ना वह ग्राम पंचायत से शुरुआत होती है, तो ग्राम पंचायत की इसमें अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि मनरेगा समर्पित ही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत इसीलिए उभर के आएगा। पंजीकरण के लिए आवेदन यहीं से प्राप्त करना है और आवेदनों का सत्यापन भी ग्राम पंचायत से होगा, परिवारों का पंजीकरण भी ग्राम पंचायत में होगा। फिर एक जॉब का कार्ड दिया जाएगा, जो भी मजदूर होंगे उनको, तो जॉब कार्ड भी यहीं से जारी किया जाएगा ग्राम पंचायत से। और उसके बाद कार्य हेतु आवेदन पत्र जो प्राप्त करना है वह भी, और काम का आवंटन जो किया जाएगा उस वयस्क व्यक्ति को जो मनरेगा के तहत कार्य करने का इच्छुक है वह भी पंचायत स्तर से ही किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत अब जान लेते हैं कि क्या क्या गतिविधि है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई व्यक्ति है, काम करना चाहता है, लेकिन एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, अकुशल श्रमिक। तो आप सोचे होंगे कि भाई जब ये अकुशल है तो फिर इसको काम कैसे दिया जा सकता है, मन में आया होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर हम डिटेल से थोड़ा बात कर लेंगे कि अकुशल व्यक्ति है फिर भी उसे 100 दिन का काम देने की व्यवस्था कर दी गई है। क्या क्या देखिए, ग्रामीण पेयजल परियोजना, गांव की आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। उसी में ग्रामीण पेयजल परियोजना है। आप देख रहे होंगे हर जगह इस तरह की परियोजना किसी न किसी अलग अलग नाम से, ठीक है, जैसे हर घर नल जल, ठीक है। तो इसी तरह हर जगह किसी न किसी राज्य में योजना वही होगा, भले ही नाम बदला हो। तो इसके आधार पर राज्य सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। तो ग्रामीण पेयजल परियोजना के तहत काम दिया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो काम दिया जाता है तो पाइप को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ठीक है, गड्ढा खोदना है, पाइप उसमें डालना है, पानी का फीता वहां से वहां तक पहुंचाना है, इंजीनियर के साथ रहना है। तो अब बताइए, पाइप के लिए या गड्ढा खोदने के लिए गांव में कोई विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता तो नहीं है, और कुशल व्यक्ति भी ये कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों में इनकी जरूरत पड़ती है। और कृषि और उससे जो संबंधित गतिविधियां हैं, देखिए गाँव में जो व्यक्ति रहता है ना, वह कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए कि सीख लेता है, व्यवहारिक तौर पर खेती उसे आ जाती है। उसे उसके लिए किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाकर के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें भी वह काम कर सकता है। ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाएं आजकल बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। अब मान लीजिए गांव की साफ सफाई करनी है, निश्चित तौर पर इसमें कुछ तकनीकी व्यक्ति होंगे, लेकिन यहां पर जो अकुशल श्रमिक का काम होगा वह काम तो ये कर ही सकता है, तो उसमें इसकी जरूरत हो जाती है। वहीं पर सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन बहुत बड़ी, आप अभी देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से बाढ़ की समस्या हो गई है। और इस समय जो ये आषाढ़ का महीना अब आने वाला है, इस समय आप देखेंगे तो देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। तो वहां पर जो बाढ़ प्रबंधन का कार्य है और उसके अलावा खेतों में जो सिंचाई का काम किया जाएगा तो उसमें भी इस व्यक्ति की जरूरत हो सकती है। पशुधन संबंधी कार्य जो है, पशुपालन से संबंधित कार्य है, उसमें भी इसकी जरूरत होगी। मछली पालन पर आजकल जोर दिया जा रहा है, हमारे बजट में भी मत्स्य पालन पर अलग से पैसे जो है आवंटित किया गया है। आप बजट को जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, तो वहां पर भी इसकी जरूरत होगी। और आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य होगा ही, क्योंकि हर गाँव में जो शिशु है उसको पढ़ाने के लिए, जो बहुत कम उम्र का बच्चा है, तो उसे पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र रहता है, जहां वह खेल खेल में चीजें सीखता है, पढ़ता है। उसके लिए निश्चित तौर पर एक केंद्र की आवश्यकता होगी। उस केंद्र का जो निर्माण कार्य है, वहां पर ईंट उठा करके देना होगा। मान लीजिए वो कारीगर का थोड़ा बहुत काम जानता होगा, या नहीं जानता है तो वहां पे जो छोटे मोटे काम हो सकते हैं वह करेगा। तो यहाँ पर अकुशल व्यक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। इन सभी कामों में इस व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कहीं न कहीं घुमा फिरा करके सरकार दे देती है, ताकि यह शहर के तरफ पलायन ना करे। चलिए, इससे संबंधित एक प्रश्न है, प्रीलिम्स के स्तर का है, इसको देखते हैं। प्रश्न है, मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे पहले देखना है कि कमांड क्या है, कौन से सही हैं, शब्द यही कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, मनरेगा को वर्ष 2005 में आरंभ किया था, हमने इसकी चर्चा की है, आपको ध्यान देना है। इसके तहत मांग किए जाने के 30 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध ना होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। निश्चित तौर पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, पर उसके दिन की अवधि कितनी है यह आपको ध्यान दे लेना है। कार्य करने का स्थान 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट है, इसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो भी विकल्प सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आप लोग लगातार सही जवाब दे भी रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, और इससे यह भी समझने को मिल रहा है कि आपकी पठन पाठन जो है वह बेहतर चल रही है, तैयारी यानी कि बढ़िया चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए, और यदि किसी दूसरे मुद्दे पर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो वह भी हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आप तक वह पहुंचाएं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।